जी ठीक हो गया। अच्छा, अपना अपना नाम लिख लीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त जो क्लास के अंदर मौजूद हैं, अपना अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख लीजिएगा फॉर अटेंडेंस पर्पज। सेकंड थिंग, अपनी ईमेल के साथ जो स्टूडेंट्स नाम लिखेंगे सिर्फ उनकी अटेंडेंस इसमें कंक्लूड होगी। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी और की डिवाइस के ऊपर क्लास ले रहा है तो वो प्लीज अपने मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर गूगल मीट को ओपन करें और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर क्लास लें अपने ईमेल के साथ या अपने डिवाइस के साथ। आप किसी और के साथ मिलकर क्लास नहीं ले सकते। जी तो आज दरअसल यहाँ पे मेरे पास लाइट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की क्लास मोबाइल के ऊपर ले रहा हूँ। तो मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है इस वक्त। जी मेरी आवाज़ आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? जी ठीक हो गया। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को लास्ट लेक्चर के हवाले से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हमने एप्लीकेशन डिजाइन अपना कंप्लीट कर दिया। आप में से किसी का भी मेरे ख्याल में अभी तक केस स्टडी नहीं आया हमारे ग्रुप के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके डिजाइन के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना केस स्टडी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि केस स्टडी बेसिकली आपका वो एविडेंस है, वो प्रूफ है कि जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आपने इसमें कितनी स्ट्रगल की है, आपने किस तरह से अपना डिजाइन कंप्लीट किया है, या ये तमाम चीजें आप बेसिकली केस स्टडी के अंदर बताते हैं कि हमने इस डिजाइन को जो कंप्लीट किया है इसमें कितनी स्ट्रगल या कितना वर्क किया है। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने तमाम रिसर्च कंडक्शन की। उसके बाद रिसर्च कंडक्ट करने के बाद आप लोगों ने इंटरेक्शन के बाद विजुअल डिजाइनिंग की। विजुअल डिजाइनिंग के बाद हमारे पास प्रोटोटाइपिंग थी। प्रोटोटाइपिंग के बाद टेस्टिंग का फेज था। यूजेबिलिटी स्टडी की कुछ टेम्पलेट्स आपके ग्रुप्स के अंदर आई हैं। उसके अलावा काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी यूजेबिलिटी स्टडी की टेम्पलेट्स ही नहीं आई अभी तक। तो अपनी यूजेबिलिटी स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद आपका केस स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे किसी भी डिजाइन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फेज केस स्टडी होता है। जो मैंने आपको बताया था कि हमारी पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों के पास ऑलरेडी टेम्पलेट पड़ी हुई है, उसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ अपना डाटा फेच करना है और उसे आप लोगों ने शेयर करना है। लेकिन उसे जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करेंगे उतनी अच्छी आपकी डिजाइनिंग फील्ड के अंदर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। थर्ड, हमारे पास पोर्टफोलियो था, तो पोर्टफोलियो का लिंक भी अभी तक कंप्लीट लिंक किसी का भी नहीं आया कि जिसने कहा हो कि सर मेरा पोर्टफोलियो कंप्लीट है। और मेरे ख्याल में ये पूरा वीक आपके पास इसमें प्रैक्टिस के लिए था। तो नेक्स्ट हमारे पास वेबसाइट है। अच्छा, मैंने आप लोगों को फर्स्ट बताया था कि ये जितनी भी चीजें आप लोग क्रिएट करें इन तमाम चीजों के मार्क्स हैं। तो लास्ट में जब आप लोगों का फाइनल पेपर होगा ये तमाम चीजें उसमें चेक होंगी, प्रॉपर चेक होंगी, प्रॉपर आपको इन तमाम चीजों के मार्क्स मिलेंगे, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल में आप लोगों को पता है कि जिसमें आपका केस स्टडी भी आता है, आपके एम्पैथी मैप्स हैं, बाकी जितना डाटा आपके पास पड़ा हुआ है वो तो वन बाय वन सिंगल इंडिविजुअली चेक होगा। लेकिन इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो है, आपका केस स्टडी है, आपका यूजिबिलिटी स्टडी है एप्लीकेशन के लिए या वेबसाइट के लिए, तो इन तमाम चीजों को प्रॉपरली चेक किया जाएगा और इनके आपको मार्क्स मिलेंगे, जिसकी बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट वो किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। तो आज हम अपनी
एप्लीकेशन हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया, आज हम अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट क्या चीज है, कोई बता सकता है आप में से? जी, वेबसाइट क्या चीज है, किसी को अगर इस बारे में कोई नॉलेज हो? जी, तो हम आप लोगों ने अपना अपना एक एप्लीकेशन डिजाइन कंप्लीट किया, हम उसी एप्लीकेशन डिजाइन का वेबसाइट वेरिएंट डिजाइन करेंगे। अब वेबसाइट वेरिएंट डिजाइन करने का मकसद ये है कि एक तो आपको अडोब एक्सडी अच्छे से आ जाए, आप उसके अंदर से गो थ्रू हो, आपको अडोब एक्सडी चलाना आ जाए, तकरीबन फिग्मा से मिलता जुलता है। दूसरा मकसद ये है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक वेबसाइट डिजाइन भी शामिल हो जाए। वेबसाइट डिजाइन शामिल करना क्यों जरूरी है? ताकि आप एज ए जब वेबसाइट डिजाइनर या किसी भी डिजाइनर के तौर पे जहां भी काम करें, तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको एप्लीकेशन डिजाइन भी आनी चाहिए, वेबसाइट डिजाइन भी आना चाहिए, आपको फिग्मा भी आना चाहिए, आपको अडोब एक्सडी भी आना चाहिए। तो इसलिए इस कोर्स के अंदर हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया कि इसके अंदर आप लोगों के लिए एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट हमारे पास वेबसाइट डिजाइन की सूरत में है, और एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आपके पास हमारे पास एप्लीकेशन डिजाइन की सूरत में है। एप्लीकेशन डिजाइन का जो प्रोडक्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास वेबसाइट का वरियन है, तो वेबसाइट का वरियन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस पे क्योंकि एप्लीकेशन डिजाइन में जितनी स्ट्रगल मैं कर सकता था मैंने आप लोगों के साथ की, उसमें अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसमें रिस्पांस कैसा देते हैं। अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की तो उसकी एप्लीकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं है। जिसने साथ साथ काम किया, जिसने प्रॉपरली उसमें रिस्पांस दिया, उन लोगों की एप्लीकेशन डिजाइन इस पे कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा उसके अंदर आपकी इन तमाम चीजों को देखा जाएगा, चेक करने के बाद आपको इनके प्रॉपर मार्क्स दिए जाएंगे। तो कोशिश करें कि फाइनल रिजल्ट से पहले पहले आपका ये डाटा कंप्लीट हो। नेक्स्ट, वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वेबसाइट और एप्लीकेशन मिलते जुलते हैं। उसी तरह से तमाम चीजें जो हमने एप्लीकेशन में डिजाइन की थी वही तमाम चीजें तकरीबन वेबसाइट डिजाइन के अंदर भी तैयार की जाती हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी अपना रिसर्च डाटा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर हमने इंटरव्यूज किए थे, एम्पैथी मैप्स थे, एग्रीगेट एम्पैथी मैप्स, पर्सोनास, यूजर स्टोरी, यूजर जर्नी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट थी, गोल स्टेटमेंट थी हमारी। तो ये तमाम डाटा ऑलरेडी हमारे पास इस टॉपिक के रिलेटेड पड़ा हुआ है, यानी आपके पास जो आपकी एप्लीकेशन का टॉपिक था उसका तमाम डाटा आपके पास पड़ा हुआ है। तो हमें इसमें दोबारा से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें डायरेक्टली अपना जो विजुअल डिजाइन है वो स्टार्ट करेंगे वेबसाइट के लिए। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखेंगे जो वेबसाइट से रिलेटेड हमें मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम वेबसाइट को स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, अगर आप वेबसाइट डिजाइनर बनना चाह रहे हैं या यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में वेबसाइट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आई होप कि ये नेक्स्ट लेक्चर्स आप लोग मिस नहीं करेंगे। वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। इससे पहले हमारे पास जो वेबसाइट थी वो कंसिस्टेंट वेबसाइट थी, यानी जो वेबसाइट आपने डिजाइन की है वही वेबसाइट आपको मोबाइल के ऊपर भी दिख रही है, डेस्कटॉप के ऊपर भी दिख रही है, तमाम जगहों पे दिख रही है। लेकिन उसके बाद वेबसाइट वो ऐसा डिजाइन है कि जो आप कंप्यूटर्स की स्क्रीन पे देख सकते हैं वेबसाइट की सूरत में, और इसके अलावा आप लैपटॉप्स की स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको जब किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसका कोई लिंक है, उसको जब ओपन करते हैं तो उसको हम वेबसाइट यानी किसी वेब की मदद से जब किसी साइट को ओपन किया जाता है तो उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। अब वेबसाइट में इससे पहले जो वेबसाइट्स डिजाइन की जाती थी, अब क्योंकि एक वक्त था कि सिर्फ कंप्यूटर्स थे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की दूसरी डिवाइसेस नहीं थी, जिसमें मोबाइल स्क्रीन हैं, टैबलेट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, हमारे लैपटॉप के डिफरेंट साइजेस हैं, टीवीज के डिफरेंट साइजेस हैं, मैकबुक्स हैं, इसी तरह से हमारे पास बेशुमार डिवाइसेस हैं। तो इस एक वक्त था कि जिस वक्त टेक्नोलॉजी बिल्कुल स्टार्टअप पे थी, बिल्कुल बिगिनिंग में थी, तो उस वक्त हमारे पास ये तमाम डिवाइसेस इस तरह से मौजूद नहीं थी। एक डिवाइस थी या दो डिवाइस, कंप्यूटर थे ज्यादातर घरों में, पीसीज जिनको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बोला जाता है, तो उन पे वेबसाइट्स को ओपन किया जाता था। उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं थे, उस वक्त हमारे पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी स्मार्टफोन थे, स्मार्ट वॉचेस थी, ये उस वक्त नहीं थी। तो उस वक्त क्या था कि एक कंप्यूटर स्क्रीन थी, तो वेबसाइट का एक ही फेज डिजाइन किया जाता था। अब वो वेबसाइट वहां पे आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे ओपन होती थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई तो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस भी आई, हमारे पास टैबलेट्स भी आए, हमारे पास स्मार्ट वॉचेज हैं इस वक्त, तो इन तमाम पे भी वो वेबसाइट्स ओपन होना शुरू हुई।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि मिसाल के तौर पे मैंने एक डिवाइस के लिए एक डिजाइन तैयार किया है जो टीवी के लिए है, मिसाल के तौर पे, या किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए है, तो उसकी स्क्रीन हमारे पास काफी बड़ी होती है। अब वहां पे प्रॉब्लम ये आती थी कि जब उस वेबसाइट को किसी छोटी स्क्रीन के ऊपर ओपन करते थे, मिसाल के तौर पे मैं एक वेबसाइट को मोबाइल के अंदर ओपन करता हूँ, तो वो अपनी उन्हीं सेटिंग्स के साथ मुझे मोबाइल के अंदर भी शो होती थी। अब जब उन्हीं सेटिंग्स के साथ शो होगी तो एक डिवाइस जो हमारे पास बहुत बड़ी आ रही है, यानी एक डिजाइन हमने किया है वेबसाइट का जो एक बहुत बड़े टीवी के ऊपर दिख रहा है, तो जब उसी डिजाइन को मैं मोबाइल के अंदर ओपन करूंगा और वो उसी सेटिंग्स के साथ, उसी लेआउट के साथ मेरे पास ओपन होगा, तो इसका मतलब कि वो मेरे पास जूम के साथ शो होगा। तो मुझे उसे स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड पे क्या था, राइट साइड पे, यानी वो फिट टू स्क्रीन नहीं था होता। तो उसको हम नॉर्मल वेबसाइट बोलते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि डिजाइनर्स ने जब इसे देखा तो हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट की। अब इस वक्त हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती क्या है? अलो ए वेबसाइट टू चेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ वेबसाइट या साइज ऑफ डिवाइस। इसके अंदर क्या होता है कि अब इस वक्त जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली, जब आप उसे किसी कंप्यूटर के ऊपर ओपन करते हैं तो वो खुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है बड़ी स्क्रीन के हिसाब से। जब आप उसे मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं तो वो मोबाइल के हिसाब से खुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। जैसे हमारे पास आपका पोर्टफोलियो वाला पैनल था। अब पोर्टफोलियो वाले पैनल के अंदर क्या चीज हमने देखी कि पोर्टफोलियो के अंदर जब आप उसका प्रीव्यू मोड देखते हैं तो आपको वो 3 मोड्स दिखा रहा था, टैबलेट, लैपटॉप यानी कंप्यूटर्स, और उसके बाद मोबाइल की स्क्रीन। तो वो क्या करता है कि जब आप उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं तो वो आपको वही डाटा जो आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको अरेंज इस तरह से करके दिखा देता है कि आपकी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको वो डाटा नजर आ रहा है, फिल आउट कर देता है उसे सारा। और वही डाटा जब आप किसी मोबाइल की स्क्रीन के हवाले से देखते हैं तो वही डाटा जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा रहा है वो हैमबर्गर मेन्यू की फॉर्म में उसे थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है, चीजों को, ऑप्शन को थोड़ा सा कंप्रेस करता है अपनी स्क्रीन के हिसाब से, और ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट कर लेता है आपकी स्क्रीन या आपकी डिवाइस के साइज के मुताबिक। और इसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 डिजाइन हैं, एक डेस्कटॉप और एक मोबाइल। अगर मैं डेस्कटॉप आपको डिजाइन दिखाऊं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेस्कटॉप डिजाइन है इसके अंदर एक प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन की गई है usps.com की। अब इसके अंदर आप लोग देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मेन्यू है, यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू बॉक्स जो दिख रहा है, ये बेसिकली इनका मेन्यू है जो डेस्कटॉप में आपको दिख रहा है। अब यही मेन्यू अगर हम मोबाइल के अंदर देखते हैं तो इस मेन्यू को हैमबर्गर मेन्यू की फॉर्म में लिख दिया गया है। यानी आपकी जो होम पेज था, आपकी जो कैटेगरीज थी जिनको हमने मेन्यू के अंदर रखा हुआ है, प्रोफाइल सेटिंग्स या मुख्तलिफ किस्म की चीजें, तो वो यहाँ पे आपके पास बाहर सामने आ गई है। तो इसमें बड़ी स्क्रीन के हिसाब से, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे हमारे पास ज्यादा स्पेस मौजूद होती है, तो हम अपनी स्पेस को कंज्यूम करने के लिए उन तमाम मेन्यूज को, मुख्तलिफ चीजों को बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से मोबाइल के अंदर हमारे पास स्पेस कम होती है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हमारी जो ये प्रोफाइल सेटिंग्स है इनको हैमबर्गर मेन्यू के अंदर डाल देता है। तो ये बेसिकली, अब मिसाल के तौर पे इनका बैनर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका रेड कलर का एक ऊपर लिखा हुआ है, जो भी इनका आप कह सकते हैं बैनर है, नोटिफिकेशन पैनल है, जो भी इनकी वेबसाइट पे आएगा। उसके बाद अगर हम मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं तो इसको स्मॉल कर दिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सर्च का अगर देखें तो सर्च यहाँ पे इस डिजाइन के अंदर सर्च का आइकॉन यहाँ पे है साइन इन के नीचे, लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे इनका सर्च आइकॉन इसी जगह पे इनके बिल्कुल लोगो के राइट साइड पे नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे हम देखें कि इसके नीचे इनकी हीरो इमेज लगी हुई है या इनका एक बैनर लगा हुआ है, तो यही बैनर इन्होंने यहाँ पे भी लगाया हुआ है लेकिन उसको ऊपर नीचे कर दिया गया है। ऊपर इनकी इमेज है और जो ब्लू कलर का बैनर है उसको नीचे कर दिया गया है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से इनके जितने 3 आइकॉन्स नजर आ रहे हैं हमारे पास, या सर्च और ट्रैक पैकेज, इसका एक बटन नजर आ रहा है, तो सर्च और ट्रैक पैकेज को यहाँ पे इन्होंने रेड बैनर के बिल्कुल नीचे कर दिया है। तो अपने डाटा को अरेंज इस तरह से करना है कि वो आपका डाटा छोटी स्क्रीन पे या बड़ी स्क्रीन पे प्रॉपर उसी तरह से नजर आए। इसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम मैनुअली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने जा रहे हैं। हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे लेकिन ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी और हम इसको मैनुअली डिजाइन करेंगे, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन डिजाइन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपके पास आपका एप्लीकेशन डिजाइन ऑलरेडी मौजूद है, तमाम स्क्रीन आपने उसकी ऑलरेडी डिजाइन की हुई है। तो जब आपने अपने एप्लीकेशन डिजाइन की तमाम स्क्रीन डिजाइन की हुई है, प्रॉपर सारा काम किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप उसी एप्लीकेशन डिजाइन को वेबसाइट की सूरत में रीअरेंज करेंगे, एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने डाटा को रीअरेंज करेंगे कि वो देखने में भी अच्छा लगे,
आपने एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर उसे वहां पे अपलोड किया है, तो आपकी एक्सपर्टीज का, आपकी उसमें स्किल्स का भी पता चले और वो एक डिजाइन भी अच्छा तैयार हो जाए, तो उसको हम Adobe XD के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी रिसर्च है जिसके अंदर इन 2019 a Pew Research Center study found that 74% of adults in the US owned a desktop or laptop computers। तो आज से 5 साल पहले की ये रिसर्च है जिसके अंदर इन्होंने रिसर्च की, यानी पीयू रिसर्च सेंटर की तरफ से है कि उनकी रिसर्च के मुताबिक 74% वो लोग अडल्ट, यानी वो लोग जो आप ये कह सकते हैं कि वर्कर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएटेड हैं, उन लोगों के पास 74% लोग हैं जिनके पास अपना कंप्यूटर मौजूद है। उसके बाद सेकंड हमारे पास एक और रिसर्च है इन 2019 Pew Research Center study found that 81% of adults in the US, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के अंदर, owned a स्मार्टफोन, के 81% लोगों के पास अपना अपना स्मार्टफोन है। अब यहाँ पे एक चीज देखें कि ये 5 साल पहले की रिसर्च है 2019 की। अगर आज की बात की जाए 2024 की, तो आई थिंक ये 95-97 तक जाती होगी। फिर उसके बाद स्टडी फ्रॉम 2019 फाउंड दैट देयर were over 185 million active websites on the internet and more websites are created every second। ये भी हमारे पास 2019 की एक रिसर्च है जिसमें ये बताते हैं कि इनके पास तकरीबन इसमें जो वेबसाइट्स मौजूद हैं, ये कितनी बनती हैं तकरीबन, आई थिंक 18 करोड़ 50 लाख वेबसाइट्स इस वक्त तक बन चुकी थी जब ये 2019 के अंदर इन्होंने ये रिसर्च की है, ये स्टडी की। तो 2019 से लेके आज तक, क्योंकि ये 2019 का जो एरिया है ये तकरीबन कोरोना से पहले का है, तो अगर हम कोरोना को देखते हैं तो कोरोना के अंदर तकरीबन 50% बिजनेसेस ऑटोमेटिकली ऑलरेडी डिजिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं, रिमोट बेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि बेशुमार और वेबसाइट्स बनी होंगी। तो नॉर्मली हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग की डिमांड भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई शख्स अपनी किसी भी तरह की कोई कंपनी लॉन्च करता है या किसी भी तरह का कोई बिजनेस लॉन्च करता है, तो सबसे पहली चीज जो वो अपने लिए क्रिएट करता है वो एक वेबसाइट होती है। अब ये वेबसाइट कौन क्रिएट करता है? ये वेबसाइट डिजाइनर्स क्रिएट करते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स का काम है। तो इस वजह से वेबसाइट को भी हम साथ में टारगेट करेंगे, ताकि अगर हमें एप्लीकेशन डिजाइन के अंदर किसी जगह पे काम करना पड़े तो हम वहां पे भी कर सकें, और अगर हमें एज ए वेबसाइट डिजाइनर काम करना पड़े तो हम एज ए वेबसाइट डिजाइनर भी काम कर सकें। उसके बाद इन ए सर्वे ऑफ over 900 UX designers, 90% reported that they had recently worked on a website or web-based application, and 76% had recently worked on a mobile app। ये नेल्सन नॉर्मन ग्रुप की जानिब से 2020 की एक रिसर्च है जिसके अंदर उन्होंने 900 प्लस यूएक्स डिजाइनर से एक सर्वे किया जिसमें 90% लोगों ने कहा कि वो वेबसाइट डिजाइनर के तौर पे काम कर रही हैं या करते हैं, जबकि 76% डिजाइनर्स ने कहा कि वो मोबाइल ऐप के डिजाइनर के तौर पे काम करते हैं। अब इसके अंदर इस रिसर्च को ऐड करने का मकसद क्या है? इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि आप लोग अगर 90% हमारी फील्ड के अंदर वेबसाइट डिजाइनर्स हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है। ऑलरेडी इतने वेबसाइट डिजाइनर्स मौजूद हैं। जबकि अगर हम एप्लीकेशन डिजाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर 76% लोग हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 76% लोग, इसमें दो चीजें आ सकती हैं। एक तो ये कि 76% लोग हैं, इसका मतलब कि इसके अंदर डिजाइनर्स कम है एप्लीकेशन डिजाइन के, यानी इसके अंदर काम ज्यादा होगा। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि 76% है यानी डिजाइनर्स कम है, तो इसका मतलब कि एप्लीकेशन डिजाइन में काम भी कम होगा, इस वजह से कम लोग हैं। इसी तरह से वेबसाइट डिजाइन है तो वेबसाइट डिजाइनर्स यानी ज्यादा डिजाइनर्स हैं, तो इसका मतलब इसमें कंपटीशन भी ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पे डिजाइनर ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इसमें काम भी ज्यादा होगा वेबसाइट डिजाइनिंग का। तो इसी वजह से हम दोनों को टारगेट करेंगे कि एप्लीकेशन डिजाइन भी हमें डिजाइन करनी आती हो और वेबसाइट भी, कि अगर हमें एप्लीकेशन का काम मिले तो हम वो भी कर सकें, अगर हमें वेबसाइट डिजाइन का काम मिले तो हम वो वेबसाइट डिजाइन का काम भी कर सके। नेक्स्ट हमारे पास हम किस सॉफ्टवेयर के अंदर इसको डिजाइन करेंगे, तो ये अडोब एक्सडी है। आई थिंक ईद के बाद हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसको इंस्टॉल करने का तरीकाकार भी बताऊंगा कैसे हम इनसे इंस्टॉल, क्योंकि हमारे पास जो फिग्मा था, फिग्मा के अंदर एक चीज ये थी कि हमने एजुकेशन प्लान लिया फ्री ऑफ कॉस्ट 5 साल के लिए। हमारे पास प्रीमियम अकाउंट था और हम उसमें क्लाउड बेस उसे यूज कर सकते थे। सेम एज इट इज अडोब एक्सडी भी ये तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका कोई भी एजुकेशन प्लान नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, और ना आपका सेंटर अफोर्ड कर सकता है कि आप लोगों को अडोब एक्सडी तमाम स्टूडेंट्स को अलग-अलग से लेके दिया जाए, क्योंकि आई थिंक कि इसकी फी है $70 पर स्टूडेंट आएगी और पर मंथ आएगी, यानी हर मंथ आपको $70 हर डिवाइस के लिए लेना पड़ता है। तो आई थिंक कि वो पाकिस्तान में अगर इस वक्त देखें तो ये 20 से 25 हजार बनता है
एक स्टूडेंट के लिए पर मंथ। तो इस वजह से अडोब एक्सडी को हम इसका पायरेटेड वर्जन यूज करेंगे, जो आपके पास क्रैक वर्जन भी इसे बोला जाता है। तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका और उसको डाउनलोड करने का तरीका इंशाल्लाह ताला जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट इसमें हम वापस अपनी उसी रिसर्च पे आ जाते हैं। आप लोगों के पास अपना अपना टॉपिक मौजूद है, आप लोगों के पास अपना अपना टॉपिक मौजूद है। जितने भी आपने काम किया है अभी तक अपनी एप्लीकेशन डिजाइन पे, तो दोबारा से रीसेट करें अपने माइंड को और अपने उसी टॉपिक पे चले जाएं जो आपने फर्स्ट डे सिलेक्ट किया था, जिस वजह से आपने ये एप्लीकेशन डिजाइन की। तो अपने अपने टॉपिक को जेहन में रखें। बाकी चीजें कि आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन की, इस वक्त के लिए उसे भूल जाए। अब एप्लीकेशन का टॉपिक आपने देख लिया कि आपके पास क्या क्या टॉपिक था। तमाम लोगों को अपने अपने टॉपिक्स मौजूद हैं, आपको पता है कि आपका क्या क्या टॉपिक था जो आपने एप्लीकेशन डिजाइन की। तो उसी का वेबसाइट वर्जन है, तो हम उसी टॉपिक को यूज करते हुए अपना वेबसाइट वर्जन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या था, गुड यूजर एक्सपीरियंस। अब गुड यूजर एक्सपीरियंस क्या था? गुड यूजर एक्सपीरियंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अ, चार बेसिकली स्टेजेस थी: यूजेबल, इक्विटेबल, इंजॉयबल और यूजफुल। तो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट इसमें ये होगी कि आप लोग किसी एक वेबसाइट को देखेंगे। इसमें हमने फर्स्ट जो की थी अपनी असाइनमेंट, उसके अंदर हमने ये किया था कि हमने किसी एक रैंडम एप्लीकेशन को लेना था। मैंने आपको बताया था जो असाइनमेंट थी कि आपने किसी एक रैंडम एप्लीकेशन को लेना है और उसके अंदर आपने देखना है कि यूजेबल फीचर्स कौन से हैं, एक्विटेबल फीचर्स कौन से हैं, इंजॉयबल फीचर्स कौन से हैं और यूजफुल फीचर्स कौन से हैं। तो हमने उसमें ये किया था कि हमने उस अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट किया। आप लोगों ने 3 स्क्रीन्स लेनी थी किसी भी एप्लीकेशन की, रैंडम एप्लीकेशन की, और उसको आपने बताना था कि ये यूजेबल क्यों है, एक्विटेबल क्यों है, इंजॉयबल क्यों है और यूजफुल क्यों है। तो सेम काम आप यहाँ पे भी करेंगे। आपने कोई सी वेबसाइट अपनी मर्जी से ले लें, किसी भी वेबसाइट को जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसकी 3 स्क्रीन्स लेंगे, वो आप लोग उस टेम्पलेट के अंदर लगा देंगे। उस टेम्पलेट के अंदर उन 3 स्क्रीन को लगाने के बाद आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों ये वेबसाइट यूजेबल है, आपको क्यों लगता है कि ये वेबसाइट यूजेबल है, आपको क्यों लगता है कि ये वेबसाइट आपकी एक्विटेबल है, आपको क्यों लगता है कि आपकी ये वेबसाइट जिसको आपने सिलेक्ट किया है ये इंजॉयबल है और यूजफुल है। अब यूजेबल, एक्विटेबल, इंजॉयबल और यूजफुल क्या था, ये मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। इंजॉयबल, सबसे पहले हमारे पास यूजेबल था, यानी क्या हमारे पास इस वेबसाइट की प्रॉपर एक्सेस है, क्या ये हमारे लिए काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। तो उसके अंदर आप ये बताएंगे। आप इसमें हेल्प ले सकते हैं अपनी उस फर्स्ट असाइनमेंट से जो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन के लिए दी थी, लेकिन आप इसमें उस एप्लीकेशन को यूज नहीं करेंगे या उस वेबसाइट को यूज नहीं करेंगे, आप उससे थोड़ा सा डिफरेंट यूज करेंगे जो भी डाटा यूज करेंगे। तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेबल, यानी क्या वो काबिल इस्तेमाल है। सेकंड इसमें एक्विटेबल आता है। एक्विटेबल क्या था? एक्विटी फोकस्ड डिजाइनिंग हमने सीखी थी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि क्या मेरी डिजाइनिंग, मेरे एप्लीकेशन या मेरी वेबसाइट के अंदर डिसेबल्ड लोगों के लिए किसी तरह का कोई फीचर है, डिसेबल्ड लोग इसे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम सेकंड इसमें आप बताएंगे कि क्या आपकी वेबसाइट जिसे आपने सिलेक्ट की है रिव्यू के लिए, क्योंकि ये बेसिकली आप रिव्यू कर रहे हैं एज ए डिजाइनर, जिसमें आप एक वेबसाइट को लेंगे रैंडम और उसके 3 स्क्रीनशॉट्स लेंगे और उसके बारे में आप बताएंगे यूजेबल, एक्विटेबल, इंजॉयबल और यूजफुल। तो यहाँ पे एक्विटेबल यानी आप उस वेबसाइट के अंदर बताएंगे कि उस वेबसाइट के अंदर डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं, किस तरह से वो वेबसाइट एक्विटेबल है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है इंजॉयबल, कि क्या कोई ऐसा फीचर उस वेबसाइट के अंदर मौजूद है कि जो इंजॉयबल हो, जिससे उस वेबसाइट के अंदर जो टाइम स्पेंड किया जा रहा है वो ज्यादा हो रहा है। यानी जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आपके पास दराज की एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास क्रिकेट मैच देखने के लिए एक ऑप्शन है, जबकि वो सेल एंड परचेज की वेबसाइट है। तो वो बेसिकली उन्होंने फीचर इसलिए रखा हुआ है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें आके। फोर्थ हमारे पास था यूजफुल, कि क्या जिस मकसद की वजह से आप उस वेबसाइट को यूज करते हैं क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं दराज की एप्लीकेशन की एग्जांपल लेता हूं, तो दराज की वेबसाइट पे अगर मैं आता हूं और यहाँ पे आके मैं बेसिकली किस मकसद के लिए आया हूँ, मैं सेल एंड परचेज के लिए, कि मैं यहाँ पे कोई चीज खरीदूंगा या बेचूंगा, तो मैं यहाँ पे खरीदने के लिए आया हूँ। तो अगर मैं अपना वो बेसिक काम के खरीदने के लिए अगर मैं आया हूँ तो मुझे वो चीज ही नहीं मिलती, या मैं अगर खरीदने के लिए उस चीज को सिलेक्ट करता हूँ तो किसी ना किसी एरर की वजह से, कोई पेमेंट प्रोसेस में किसी ना किसी एरर की वजह से मैं आगे नहीं चल पा रहा, मुझे वो वेबसाइट ही इतनी मुश्किल लगती है कि मैं उसको यूज ही नहीं कर पा रहा, मुझे बटन ही नहीं मिलते प्रॉपर, तो इसको हम यूजफुल नहीं कहेंगे। हम बता देंगे कि ये वेबसाइट यूजफुल नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ मेरे। तो इसके अंदर आप लोग गुड यूजर एक्सपीरियंस की आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है
जिसके अंदर आपने क्या करना है, आपके साथ मैं टेम्पलेट दोबारा शेयर कर दूंगा। आपने 3 स्क्रीनशॉट्स लेने हैं किसी वेबसाइट के, जिसके अंदर आप किसी एक वेबसाइट को ले लें, उस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स लें, और स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद आप उसको अपनी टेम्पलेट के अंदर यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये टेम्पलेट होगी, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को यूज कर सकते हैं इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और इसके अंदर सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे, फिर इसके अंदर प्रॉपर पैनल्स बने हुए हैं, यूजेबल, इक्विटेबल, इंजॉयबल और यूजफुल। और उन पैनल्स के अंदर आप मिनिमम 3-3 पॉइंट्स लिखेंगे, 3 पॉइंट से कम नहीं लिखेगा कोई स्टूडेंट भी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। हाँ, अगर आपका फर्स्ट टाइम होता तो मैं आपको कहता कि आप 1 पॉइंट लिखते हैं, 2 पॉइंट लिखते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग 3 पॉइंट्स मिनिमम लिखेंगे, मैक्सिमम आपकी मर्जी है, आप 5, 10, 15 जितने पॉइंट्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके 3 पॉइंट्स आपकी असाइनमेंट में होने चाहिए, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि क्या आपकी जो वेबसाइट आपने सिलेक्ट की है वो यूजेबल है, इक्विटेबल है, इंजॉयबल है या यूजफुल है। तो आप यूजेबल के लिए भी 3 पॉइंट लिखेंगे या उससे ज्यादा जितने चाहें, इंजॉयबल, इक्विटेबल और यूजफुल, इन चारों के लिए आप 3-3 पॉइंट्स लिखेंगे। 3 से ज्यादा लिख सकते हैं, 3 से कम नहीं लिखे जा सकते। तो जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो गुड यूजर एक्सपीरियंस तक। जी ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्योंकि आप लोगों ने जो आगे हम चीजें देखने जा रहे हैं उनको सिर्फ रिव्यू करना मकसद है, तो उन चीजों को हम रिव्यू करते हैं क्योंकि आपके पास वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं चीजें। लेकिन आप लोग इन तमाम चीजों को दोबारा शेयर करेंगे अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, जो चीजें अभी हम देखेंगे। तो मैं वापस आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दी। अच्छा, इसके बाद गुड यूजर एक्सपीरियंस की असाइनमेंट ये तमाम लोगों की कल तक कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, नेक्स्ट जिस स्टूडेंट की असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी वो क्लास के अंदर एंटर नहीं होगा जब तक उसकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी, जितने दिन हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो जब हम फिजिकल क्लासेस लेंगे तो उस वक्त हम इसका कुछ और सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन इस वक्त आई थिंक कि यही मेरे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग प्रॉपरली बॉयज की क्लास के अंदर वही बात है कि आपके अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो गर्ल्स की क्लास है या गर्ल्स का ग्रुप है उसके अंदर काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका काम अभी तक कंप्लीट नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी हाई फिडेलिटी डिजाइन भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप लोग वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं, आप काफी लोग ऐसे होंगे जो हाई फिडेलिटी पे फोकस करेंगे और आपका वेबसाइट डिजाइन पीछे रह जाएगा। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाई फिडेलिटी नहीं कंप्लीट किया तो डायरेक्टली वेबसाइट डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से आपका काफी काम पीछे रह जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि आपका बेसिकली इसके अंदर जो बुनियादी मकसद है वो सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं है। इसके अंदर बेसिक मकसद आपका है कि आपने स्किल सीखनी है। आपको इस स्किल की बेस के ऊपर काम मिलेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो अगर अच्छा डिजाइन किया गया है उसकी बेस पे आपको जॉब मिलेगी। सेकंड, आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर होना चाहिए। आपको प्रॉपर फिग्मा और एडोब एक्सडी चलाना आना चाहिए। तमाम टर्म जो हमने इसके अंदर अभी तक यूज किए हैं वो तमाम टर्म्स के आपको नाम और उनके अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए। तो वो उसी वक्त आ सकता है जब आप लोग इसमें प्रॉपर फोकस करेंगे। लेकिन खैर, क्योंकि हमने इस क्लास को आगे बढ़ाना है तो इस वजह से हमें नेक्स्ट चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुड यूजर एक्सपीरियंस की जो असाइनमेंट है वो कल तक आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए। इससे पहले आपने एप्लीकेशन डिजाइन में जो किया या नहीं किया, आपने सेंड किया या नहीं सेंड किया, उसको हम यहाँ पे रीसेट करते हैं। हम अब मैं नेक्स्ट आपसे एप्लीकेशन डिजाइन के हवाले से नहीं पूछूंगा, फाइनल पेपर से पहले। फाइनल पेपर के अंदर आपको वो तमाम डाटा दिखाना पड़ेगा, फिर उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी वेबसाइट डिजाइन के ऊपर है, तो आई होप कि आप लोग वेबसाइट डिजाइन पे फोकस करें, साथ साथ इसमें जितना काम आपको मिलता है वो साथ साथ करते जाएं।
तो फर्स्ट आपकी गुड यूजर एक्सपीरियंस की असाइनमेंट है। इस पे किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारा रिकैप सेशन होता है उसके अंदर पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑलरेडी इसकी तमाम लोगों ने असाइनमेंट डिजाइन की हुई है एप्लीकेशन की, तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे गुड यूजर एक्सपीरियंस के बाद हमने स्प्रिंट ब्रीफ देखा था, जिसके अंदर हमने डिजाइन स्प्रिंट के बारे में पढ़ा था। डिजाइन स्प्रिंट क्या था कि जब हमें कोई भी किसी तरह का एक टेक्निकल इशू आ जाता है, किसी भी प्रॉब्लम में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है हमें डिजाइन के दौरान, तो उसमें हम फिर डिजाइन स्प्रिंट क्रिएट करते हैं। डिजाइन स्प्रिंट क्या था कि इसके अंदर 5 6 10 डिजाइनर्स की एक टीम होती है जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड के। तो उन लोगों को एक प्रॉब्लम दी जाती है और उनको कहा जाता है कि आपने इस प्रॉब्लम को 5 दिन के अंदर अंदर सॉल्व करना है। 8 घंटे का टाइम दिया जाता है पर डे, और वो लोग प्रॉपर उसको सॉल्व करते हैं। और आप लोगों ने अपना अपना डिजाइन स्प्रिंट तैयार किया था एज ए मॉक, एज ए सैंपल डिजाइन स्प्रिंट। तो आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो डिजाइन स्प्रिंट बेसिक क्या था, मैं आपको रिव्यू दोबारा दे देता हूँ कि डिजाइन स्प्रिंट एक ऐसी एक्सपर्ट्स की टीम थी कि जिसको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइव हो गई है, किसी भी जगह पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है डिजाइनिंग के दौरान, या कोई एक एप्लीकेशन जो हमने ऑलरेडी डिजाइन कर दी थी उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइंट हमारे पास वापस आता है कहता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई, वो नॉर्मल डिजाइनर से सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर हम डिजाइन स्प्रिंट तैयार करते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी तरह का कोई मसला हो, तो यहाँ पे कमीशन बना दिए जाते हैं कि फला कमीशन ये काम करेगा। तो उन कमीशन के रिजल्ट तो नहीं निकलते, लेकिन हमारे पास डिजाइन स्प्रिंट का रिजल्ट निकलता है। तो डिजाइन स्प्रिंट भी बेसिकली एक कमीशन के तौर पे ही आता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, वो किसी को पास उसका सोल्यूशन नहीं है, तो फिर हम एक एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाते हैं और उनको डिजाइन स्प्रिंट का नाम दिया जाता है। और डिजाइन स्प्रिंट को मुनक्किद किया जाता है, उनको प्रॉपर स्पेस दी जाती है, रूम दिए जाते हैं, फैसिलिटीज दी जाती हैं। 5 दिन के अंदर 8 घंटे पर डे काम किया जाता है, और उसके अंदर अंदर रह के उन्होंने अपनी टाइम लिमिट्स के अंदर इस काम को कंप्लीट करना होता है। इसे हम डिजाइन स्प्रिंट बोलते हैं। इसकी भी ऑलरेडी टेम्पलेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद हमने आपका जो ये टॉपिक आपके पास मौजूद है एप्लीकेशन का, उससे रिलेटेड हमने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। अब इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे जिसके अंदर आपने 2 यूजर्स लिए, उनसे प्रॉपर अपने इस टॉपिक के रिलेटेड आपने सवालात किए, क्वेश्चंस किए, उसके अंदर उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, चैलेंजेस के बारे में पूछा, नीड्स के बारे में पूछा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है कि मैं मूवी थिएटर सीट बुकिंग एप्लीकेशन है कि मूवी थिएटर्स के लिए ऑनलाइन सीट बुक की जा सकती है। तो मैं जब किसी यूजर से मिलूंगा, इंटरव्यू करूंगा, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या मैं उससे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछूंगा कि क्या आपने कभी किसी सिनेमा के अंदर जाके मूवी देखी है। अगर वो कहता है नहीं, तो इसका मतलब कि वो मेरे टॉपिक से रिलेट ही नहीं करता, मैं उससे क्वेश्चन आगे नहीं कर सकता। अगर वो कहता है हाँ मैंने देखी है, तो नेक्स्ट मैं उससे पूछूंगा कि आपने सीट बुकिंग कैसे की थी। वो मुझे बताएगा मैंने मैनुअली सीट बुकिंग की थी, मैंने ऑनलाइन सीट बुकिंग की थी, या जिस भी तरह से जो भी तरीकाकार उसने इसमें यूज किया वो मुझे उसके बारे में बताएगा कि मैंने इस तरीके से की थी। अब अगर उसने ऑनलाइन सीट बुकिंग की थी तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भी इसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं भी ऑनलाइन सीट बुकिंग के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे काफी हद तक रिलेटिव प्रॉब्लम्स मिलेंगी कि मैं उससे पूछ सकता हूँ कि ऑनलाइन में उसे क्या प्रॉब्लम्स आई, ऑनलाइन में उसने कैसे उसे यूज किया, कौन सी चीजें अच्छी लगी, किस किस जगह पे उसको चैलेंजेस फेस करना पड़े। और अगर उसने मैनुअली किया है तो ये भी मेरे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैनुअल में भी वो मुझे बताएगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रॉब्लम्स ये होंगी कि उसे अपने काम से किसी भी जगह से जाना पड़ा, एक लाइन के अंदर लगना पड़ा, पेमेंट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज किया। तो ये तमाम चीजें हम अपने इंटरव्यूज के अंदर पूछते हैं। फिर इसमें यह भी पूछा जाता है कि आपको किसी तरह की कोई डिजीज तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कि अगर आपको लगता है कि मैं एक टेक्नोलॉजी के तौर पे आपके लिए एक एप्लीकेशन या वेबसाइट डिजाइन करूं, तो आपको उसमें क्या लगता है कि आप क्या चीज है जो आपको मुश्किल पेश आएगी, शायद उसकी आईसाइट वीक हो या किसी भी तरह की कोई और डिसेबिलिटी होगी, तो वो भी पूछी जाएगी। तो ये हमारे इंटरव्यूज थे जिसके अंदर हमने डिटेल में अपने यूजर से उसका बायोडाटा लिया, उससे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन किए अपने टॉपिक से रिलेटेड और आउट ऑफ टॉपिक। उसके बाद हमने इन इंटरव्यूज को, अब ये डिजाइन सिस्टम ही चल रहा है हमारा पूरा डिजाइन सिस्टम, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के तहत हम ये एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं जो वेबसाइट के लिए यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एम्पैथाइज किया, एम्पैथाइज के बाद डिफाइन फेज है, यानी आपने एम्पैथाइज के अंदर तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम चैलेंजेस, तमाम नीड्स को देख लिया, जिसमें आपके पास 500 प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, 1000 भी आ सकती हैं, 10 भी आ सकती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स के अंदर देखा जाएगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको प्रॉपर सॉल्व किया जा सकता है, जिनके ऊपर एक डिजाइन क्रिएट किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमारे पास एक स्टूडेंट था, तो उसने जब वो भी इसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहा था मूवी सीट बुकिंग के हवाले से, तो जब उसने किसी यूजर से इंटरव्यू किया, तो उसके यूजर ने जो उसे कहा वो कहता है कि हमारे करीब तो सिनेमा ही नहीं है।
अब सिनेमा क्रिएट करना हमारा काम नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि डिजाइनिंग की मदद से किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम फिजिकली हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अथॉरिटी नहीं है वो। तो इसलिए हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को इसमें लेते हैं, डिफाइन करते हैं, इन फोकस करते हैं, नैरो डाउन करते हैं जो प्रॉब्लम्स हमारे रिलेटेड है। तो इसमें फिर डिफाइन फेज स्टार्ट होता है। तो इसके 5 स्टेप्स थे: एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप और टेस्ट। तो सेकंड हमारे पास इंटरव्यूज के बाद हमारे पास एम्पथी मैप्स आते हैं। एम्पथी मैप्स के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 4 पैनल्स थे। इन 4 पैनल्स के अंदर हम सेज, थिंक्स, डज और फील, हम अपने इंटरव्यू को समराइज करते हैं इन 4 पॉइंट्स के अंदर। उस पर कैसे किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि मेरे यूजर ने क्या कहा, जो इंपॉर्टेंट उसकी कोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन जो उसने मुझसे कही, वो तमाम हम एज इट इज वहां पे लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। उसके बाद हम जो अपने यूजर ने हमें कहा उसके मुताबिक देखते हैं कि हमारा यूजर सोचता क्या है। यानी उसने हमें प्रॉब्लम बताई कि मेरे पास, मैं बिजनेस वो बिजनेसमैन है, कोई कोई ऑफिस बॉय है, किसी तरह के ऑफिस में काम करता है, तो अब वो बताता है कि मेरे ऑफिस से निकलना मेरे लिए मुश्किल है। तो इसमें हम उसकी इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि मेरा यूजर सोचता क्या है, कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद हम थर्ड फेज के अंदर आते हैं, डस। यानी हमारी एप्लीकेशन बनने से पहले यूजर इस काम को कैसे कर रहा था। तो मैंने आपको बताया कि या तो वो मैनुअली सीट बुकिंग कर रहा होगा या ऑनलाइन सीट बुकिंग कर रहा होगा। तो हम देखेंगे कि यूजर इस प्रॉब्लम को जो उसे पेश आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए मैनुअली या ऑनलाइन क्या करता था इससे पहले, तो वो उसने हमें बताया होगा ऑलरेडी। उसके बाद फीलिंग के बारे में लिखा जाता है, फील्स, कि हमारा यूजर फील क्या करता है। यानी वो मैनुअल जो काम था उसको करने के बाद फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, या वो हैप्पी है। तो वो भी हमें उसने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया हुआ है कि वो उसके बाद उसकी फीलिंग क्या होती थी, क्या यूजर एक्सपीरियंस वो देता था जब वो इस काम को करता था। उसके बाद ये एम्पैथी मैप्स थे, ऑलरेडी आप लोगों ने किए हुए हैं, तो आप लोग इसकी इमेज दोबारा शेयर करेंगे। उसके बाद हमारा एग्रीगेट एम्पैथी मैप है। अब एम्पैथी मैप और एग्रीगेट एम्पैथी मैप के अंदर क्या फर्क है। मिसाल के तौर पे आपने 500 इंटरव्यूज कंडक्ट किए, 500 इंटरव्यूज में से 400 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं या 400 लोग ऐसे हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। यानी उनकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट है, उनकी चैलेंजेस भी डिफरेंट है, उनकी नीड्स भी डिफरेंट है। तो उनको हम 400 डिफरेंट सिंगल एम्पैथी मैप की सूरत में लिखेंगे, यानी 400 एम्पैथी मैप क्रिएट करेंगे। लेकिन उसमें 100 लोग ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉब्लम सेम है। यानी किसी ने कहा है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, एक स्टूडेंट है तो वो कहता है कि मैं अपने लेक्चर या अपने टाइम के अंदर नहीं जा सकता, तो ये सेम सेम प्रॉब्लम है, दोनों की टाइम की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम एग्रीगेट एम्पैथी मैप डिजाइन करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों की प्रॉब्लम सेम है, चैलेंजेस सेम है या नीड्स जिनकी सेम है, तो उन लोगों के लिए हम फिर एग्रीगेट एम्पैथी मैप डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है तो उनके लिए हम एम्पैथी मैप डिजाइन करते हैं। और एम्पैथी मैप या एग्रीगेट एम्पैथी मैप को हम नॉर्मली इंटरव्यूज से डिजाइन करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास पर्सोनाज थे। पर्सोना क्या था बेसिकली, कि पर्सोना के अंदर हम एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास 400 एम्पैथी मैप्स हैं या 10 एम्पैथी मैप्स हैं, तो इसका मतलब कि 10 मुख्तलिफ नाम हैं जिनके आपके पास 10 मैप हैं। तो हम क्या करते हैं फिर कि हम उन 10 लोगों के नाम याद नहीं रख सकते कि फुला की ये प्रॉब्लम थी, फुला की ये प्रॉब्लम थी, फुला का ये चैलेंज था, फुला की ये नीड थी। तो हम क्या करते हैं कि हम उनके लिए एक पर्सोना डिजाइन करते हैं जिसके अंदर उन तमाम की कॉमन प्रॉब्लम्स को लिख दिया जाता है। तमाम प्रॉब्लम्स या तमाम चैलेंजेस को, तमाम गोल्स और तमाम फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे लिख दिया जाता है। और इसमें एक हम नॉर्मली फिक्शनल करेक्टर क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम अब इसको क्यों किया जाता है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 10 लोग हैं तो 10 लोगों पे फोकस करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उन 10 लोगों की प्रॉब्लम्स को किसी एक नाम के साथ सेव कर देते हैं तो हमारा माइंड उसको इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि शायद हम किसी एक शख्स का मसला हल कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम उसमें 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो पर्सोना डिजाइनिंग के अंदर जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो उसके अंदर अक्सर ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पर 100 लोग हैं, हमारे पास 100 यूजर्स हैं जिनकी प्रॉब्लम्स को देखना है, तो हम उसमें 50-50 करके 2 पर्सोना डिजाइन कर सकते हैं। कुछ लोग 25 के ऊपर 4 पर्सोनाज डिजाइन करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें किस रेशो के साथ पर्सोना डिजाइन करते हैं। तो पर्सोना के अंदर हम सबसे पहले एक फिक्शनल इमेज लगाते हैं जो फर्जी इमेज होती है, एक नाम लिख दिया जाता है। एज हम नॉर्मली इसके अंदर इस तरह से लिख देते हैं कि एवरेज एज, मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोगों में हमारे पास 20 साल से लेके 60 साल तक के लोग हैं, तो हम 20 to 60 लिख सकते हैं। या उन दोनों की एवरेज एज बनती है 30-40, तो हम वो लिख देते हैं। उसके बाद हम एजुकेशन, उनकी जो ज्यादातर लोगों की एजुकेशन है वो लिखी जा सकती है या फर्जी भी लिखी जा सकती है। होम टाउन, किस इलाके के ज्यादा लोग हैं वो लिखा जा सकता है या फर्जी भी लिखा जा सकता है।
फैमिलीज के बारे में लिखा जा सकता है रैंडमली, या आप फर्जी भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि एवरेज यानी कितने लोग हैं ज्यादातर फैमिलीज के। ऑक्यूपेशन ज्यादातर लोगों का किस शोबा से ताल्लुक है, या फिर इसमें फर्जी भी लिखा जा सकता है। हम एक कोट लिख देते हैं यहाँ पे जो एज ए रियल टाइम यूजर दिखाने के लिए पर्सोना को। उसके बाद गोल्स आते हैं, तो गोल्स बेसिकली क्या है? हमारे पास एग्रीगेट या एम्पैथी मैप के अंदर सेज और थिंक्स का एक ऑप्शन था, सेज और थिंक्स। इसी तरह से डज और फील्स। तो हमारे जो सेज और थिंक्स थे, ये बेसिकली हमारे यूजर के गोल थे, जबकि फ्रस्ट्रेशन जिसकी डज और फील के अंदर थी। अब सेज और थिंक उसके यानी ये गोल्स कैसे हैं? सेज के अंदर वो कहता है कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए कि जिसके अंदर आसान हो, रीडेबल हो, प्रॉपर। इसी तरह वो थिंक सोचता है कि वेबसाइट्स को आसान होना चाहिए। तो ये बेसिकली उसका गोल है, यानी उसको जो चीज चाहिए। तो सेज और थिंक बेसिकली उसका गोल है, जबकि डज यानी वो ऑलरेडी एक काम कर रहा है और उसके अंदर क्या फील कर रहा है, तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। तो आप एम्पैथी मैप या एग्रीगेट एम्पैथी मैप से गोल्स और फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उनको पर्सोनास के अंदर लिख देते हैं। तो गोल्स, सेज और थिंक का जो पैनल है वो हमारे गोल है, दोनों को मिला के। और जबकि डज और फील का जो पैनल है ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है। इसके बाद स्टार्ट से, नाम से लेके फ्रस्ट्रेशन तक तमाम चीजों को एक पैराग्राफ की सूरत में हमने लिख दिया, एक स्टोरी की सूरत में हमने लिख दिया, जो नीचे हमारे पास येलो बॉक्स है उसके अंदर। तो ये हमारा पर्सोना कंप्लीट हो गया। ऑलरेडी आप लोगों ने अपना अपना पर्सोना डिजाइन किया हुआ है, तो जब आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो उसे शेयर करेंगे अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। सेकंड हमारे पास यूजर स्टोरी थी। यूजर स्टोरी भी आप लोगों ने ऑलरेडी डिजाइन की हुई है, जिसके अंदर हम टाइप ऑफ यूजर लिखते हैं, एक्शन लिखते हैं और उसका बेनिफिट लिखते हैं कि हमारे यूजर को एज ए टीचर उसे एक एप्लीकेशन क्यों चाहिए, और उसके बाद वो उसको इसका बेनिफिट क्या होगा, ये यूजर स्टोरी के अंदर लिखा जाता है। तो यूजर स्टोरी भी ऑलरेडी आप लोगों ने डिजाइन की हुई है। इसके बाद हमारे पास यूजर जर्नी मैप था। अब यूजर जर्नी मैप क्या था कि जिसके अंदर हम अपने सबसे पहले ऊपर पर्सोना का नाम लिखते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें हम देखते हैं, हमारे यूजर को दो एक्सपीरियंस हुए। एक उसको जब वो फिजिकली किसी काम को करता है, मिसाल के तौर पे आपने अपनी अपनी टॉपिक के रिलेटेड एप्लीकेशन डिजाइन की, वो तमाम एप्लीकेशन किसी ना किसी यूजर को देखते हुए डिजाइन की। तो ये तमाम काम जो आपने एप्लीकेशन के अंदर दिखाए, ये काम मैनुअली भी किए जाते हैं। तो जब कोई यूजर इन कामों को मैनुअली करता है तो उसके अंदर दो एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक उसका फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, फिजिकल बिहेवियर लिखा जाता है कि वो उस काम को मैनुअली कैसे कर रहा है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज करके भी कर सकता है, मैनुअली भी किया जा सकता है। और दूसरी उसका इमोशनल बिहेवियर लिखा जाता है कि इस काम को करते हुए वो फील क्या करता है। तो ये भी ऑलरेडी आप लोगों ने डिजाइन किया हुआ है यूजर जर्नी मैप, जिसके अंदर हमने सबसे ऊपर एक्शंस लिखे थे कि क्या काम किया जाएगा। उसके बाद उन एक्शंस को मजीद नैरो डाउन किया, एक लिस्ट की सूरत में लिखा गया। और उसके बाद फीलिंग्स लिखी कि हमारे यूजर की फीलिंग्स क्या थी इन कामों को करते हुए। और लास्ट में हमने इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज बता दी कि अगर एक एप्लीकेशन डिजाइन की जाए तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन करना सीखी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पर्सोना का यूजर नेम लिखते हैं। उसके बाद यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा जाता है कि यूजर क्या काम करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि यूजर की नीड क्या है, उसे एक एप्लीकेशन चाहिए जो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, बिकॉज। तो उसके बाद उसके इंसाइट लिखे जाते हैं ताकि उसका फायदा लिखा जा सके, बेनिफिट लिखते हैं कि उसका बेनिफिट क्या होगा हमारे यूजर को। उसके बाद हमने इसी से हाइपोथेसिस स्टेटमेंट डिजाइन करना सीखी, जिसको हम इफ देन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम बताते हैं कि इफ यूजर विल यूज दिस दिस देन उसका ये आउटकम होगा, यानी उसका ये फायदा उसको होगा, ये बेनिफिट होगा। इसको हम हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बोलते हैं। लास्ट में हमने गोल स्टेटमेंट डिजाइन करना सीखी। गोल स्टेटमेंट के अंदर भी वही था कि और प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी एप्लीकेशन विल लेट यूजर्स, जो यूजर्स को मदद देगी क्या करने में, उसमें हम परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन के वो क्या काम करेंगे हमारी एप्लीकेशन को यूज करके। विच विल अफेक्ट, जो अफेक्ट करेगी। तो इसके अंदर हम बताएंगे कि किसको इफेक्ट कर रही है, उस यूजर को, उस ऑक्यूपेशन को, उस शोबे को। बाय उसके अंदर फिर हम उसका बेनिफिट लिखेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारी जो वेबसाइट है, उसका यूजर के ऊपर क्या बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद हमने लास्ट में गोल स्टेटमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये फर्क है कि इसके अंदर हम बताते हैं कि वी विल मेजर इफेक्टिवनेस, यानी हम अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के बाद इसकी इफेक्टिवनेस को कैसे चेक करेंगे। तो वो इस तरह से की जा सकती है कि कितने साइन अप हुए, कितने साइन इन हुए, कितने अकाउंट क्रिएट हुए, कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए, या कितने लोगों ने इससे पेमेंट की। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कितनी अच्छी है, कितनी प्रोफेशनल है, या कितना अच्छा काम कर रही है। तो उसके बाद हमारा कम्पिटिटिव ऑडिट है। कम्पिटिटिव ऑडिट को हम कल देखेंगे, क्योंकि जितना काम गोल स्टेटमेंट था, आप लोगों ने अभी करना क्या है, आप लोगों ने गुड यूजर एक्सपीरियंस की जो एक असाइनमेंट है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद
आप लोगों के पास जितना डाटा आपके पास एप्लीकेशन का पड़ा हुआ है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपना अपना टॉपिक रिमाइंड करना है। अपना अपना टॉपिक लिखें अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। अपना टॉपिक लिखें कि आपकी एप्लीकेशन क्या थी। अब उस एप्लीकेशन को वेबसाइट में कन्वर्ट कर दें। अगर आपने लिखा था कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, तो इस वक्त आप लोग फूड डिलीवरी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। तो अपनी एप्लीकेशन को मिटा दें और उसकी जगह वेबसाइट कर दें। उसके बाद सेकंड थिंग आपने क्या करनी है, आपने अपनी एक असाइनमेंट शेयर करनी है कल की क्लास से पहले पहले, जिसमें आप लोगों ने किसी एक रैंडम वेबसाइट को ले लेना है, उसकी कोई सी 3 स्क्रीन ले लें और उसके अंदर बताना है कि उस वो यूजेबल क्यों है, एक्विटेबल क्यों है, इंजॉयबल क्यों है और यूजफुल क्यों है। फिर उसके बाद आपने जो ऑलरेडी आपने डिजाइन किया हुआ है सारा डाटा, उसको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पैथी मैप्स हैं, सेकंड आपके एग्रीगेट एम्पैथी मैप्स हैं, थर्ड आपका पर्सोना, यूजर स्टोरी, यूजर जर्नी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट और लास्ट में हमने गोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। आप आज की क्लास की रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिएगा अगर किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है कि क्या चीज हमने शेयर करनी है। और ये कल की क्लास से पहले पहले आप लोगों ने तमाम डाटा अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। अगर किसी स्टूडेंट का डाटा शेयर नहीं होगा तो वो कल की क्लास में नहीं होगा, जब तक वो अपना डाटा शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि वेबसाइट डिजाइन को साथ साथ लेके चलें। आई होप कि किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके पास इस वक्त टाइम है, अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं, मैं उनको देख लूं और उसके बाद आपको इसका प्रॉपर आंसर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी बिल्कुल, उबैद नजर का क्वेश्चन है कि हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो जितनी चीजें गोल स्टेटमेंट तक थी हमारी, ये वेबसाइट के लिए भी यूज की जा सकती है, एप्लीकेशन के लिए भी। जो डाटा हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड है हम उसको वेबसाइट में दोबारा से रीडिजाइन करेंगे। लेकिन जो डाटा हमारा चल जाएगा वेबसाइट के लिए, अभी जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, एम्पैथी मैप से लेके इंटरव्यू से लेके इस तक, ये आई थिंक कि ये तमाम चीजें वेबसाइट के लिए भी काम कर सकती हैं और उसके लिए भी। लेकिन फिर भी हम इसमें एक पोल क्रिएट कर लेते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कि हमें दोबारा से रिसर्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसी पुरानी रिसर्च को यूज करना चाहिए। तो उसमें तमाम स्टूडेंट्स अपना अपना वोट पोल के जरिए दे सकते हैं। तो उसके मुताबिक हम, अगर आप लोग कहते हैं कि हमें दोबारा से रिसर्च करनी चाहिए इंटरव्यू से लेके बाकी काम, तो हम उसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम वही पुराना डाटा यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स को काफी बोरिंग लगी थी रिसर्च, इस वजह से हमने उसको दोबारा से नहीं स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आप लोग इसमें विलिंग है, आप लोग दोबारा से रिसर्च कंडक्ट करने के बारे में कहते हैं, तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड कि आप लोग इसमें कोशिश करें और दोबारा से रिसर्च कंडक्ट करें। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन हम इसमें कम्पिटिटिव ऑडिट दोबारा करेंगे ताकि आप लोग वेबसाइट्स को देखें और उनका कम्पिटिटिव ऑडिट करें। हम इसमें वैल्यू प्रोपोजिशन दोबारा से डिजाइन करेंगे, फ्लो चार्ट दोबारा से डिजाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर दोबारा से डिजाइन करेंगे और फिर हमारे पेपर वायरफ्रेम चलेंगे। तो बाकी जितना डाटा था जिसमें इंटरव्यूज है, ये तमाम डाटा, तो ये क्योंकि हमारा चल जाएगा तकरीबन वेबसाइट के लिए भी एप्लीकेशन के लिए भी, इसलिए मैं अभी के लिए आपको नहीं कह रहा कि इसे रीडिजाइन करें। ये आप अपना पुराना डाटा ही शेयर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टेम्पलेट्स हैं, क्योंकि टेम्पलेट्स आप लोग ये रीडिजाइन नहीं करेंगे, ये दोबारा डिजाइन नहीं करना सब कुछ, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में आपको टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं है। माहम का इसमें क्वेश्चन था तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये तमाम सब कुछ बना हुआ है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ मैं टेम्पलेट शेयर करूँ। हाँ, गुड यूजर एक्सपीरियंस की जो असाइनमेंट है उसकी टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो आप लोग दोबारा से डिजाइन करेंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, एम्पैथी मैप, इंटरव्यू से लेके तो लास्ट गोल स्टेटमेंट तक, वो टेम्पलेट आप लोग सिर्फ उन चीजों को शेयर करेंगे जो ऑलरेडी आपने बनाई हुई है। अगर किसी ने नई डिजाइन की हुई तो वो दोबारा डिजाइन कर सकता है। जी बिल्कुल, मैं गुड यूजर एक्सपीरियंस की टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी बिल्कुल, इसमें उबैद आपने सब कुछ शेयर करना है, जितनी चीजें, जो लिस्ट आप लोग, इसकी मैं पीडीएफ फाइल भी आज के लेक्चर की आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। उसमें प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है।
और इसके अलावा आपके साथ रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दूंगा आज के लेक्चर की, तो उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें शेयर करनी है। और गुड यूजर एक्सपीरियंस की असाइनमेंट आप लोग दोबारा से डिजाइन करेंगे। बाकी तमाम चीजें इंटरव्यू से लेके गोल स्टेटमेंट तक वो ऑलरेडी आपने डिजाइन की हुई है, सिर्फ उस डेटा को शेयर करना है दोबारा से। जी बिल्कुल, आपने पुराने वाला ही सारा काम सेट करना है। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं आपके साथ। मैं क्योंकि यहाँ पे असल में इस वक्त मेरे पास लाइट नहीं है, तो मेरे लैपटॉप की चार्जिंग लो थी। तो अगर तो मुझे वो डाटा दोबारा यानी इसकी टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, तो पीडीएफ डाटा मैं इंशाल्लाह आपके साथ जैसे ही लाइट आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें अगर किसी ने अभी तक अपना नाम नहीं लिखा, जो लोग इस वक्त क्लास ले रहे हैं, तो अटेंडेंस के हवाले से अपना अपना नाम लिख दीजिएगा चैट के अंदर। जी, अगर किसी ने अपना नाम नहीं लिखा अभी तक चैट के अंदर, तो अपना अपना नाम लिख दीजिएगा चैट के अंदर। जी थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज कल का रिकैप सेशन होगा तो उसमें आप लोग अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।